नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में उतरा। दोनों के बीच लगभग 3 साल बाद मुलाकात हो रही है। हेलीपैड पर आजम खान ने अखिलेश यादव को रिसीव किया। इसके बाद दोनों एक कार में बैठकर घर पहुंचे। सिर्फ आजम खान और अखिलेश ही घर के अंदर गए। आजम के जेल से छूटने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के रामपुर पहुंचते ही यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया था। पुलिस ने मीडिया कर्मियों को आजम के घर के बाहर ही रोक दिया। अखिलेश यादव का काफिला जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा तो सपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की भीड़ नारे लगाती रही। तो आजम खान से मिलने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आखिर रामपुर पहुंच ही गए और वहां पर उन दोनों की मुलाकात हुई है। मुजस्सिम खान हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजस्सिम, 8 अक्टूबर की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट थी रामपुर वासियों के लिए, खासकर आजम खान और सपा सुप्रीमो के लिए। कैसी रही है मुलाकात? मुलाकात अब खत्म हो गई या चल भी रही है? आगमन कैसा रहा, स्वागत कैसा रहा? जो भी जानकारी आपके पास है दर्शकों से साझा कर दीजिए। कुणाल, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और उसके बाद उनका जो उड़न खटोला था यानी हेलीकॉप्टर वो जौहर यूनिवर्सिटी में उतरा और उसके बाद एक कारवे के साथ अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और रामपुर पहुंचने के जो आजम खान का जो घर है उसमें वो दाखिल हुए। आजम खान की पहली शर्त थी कि अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए सिर्फ अकेले आए और उनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका ये वक्तव्य आया है वो कहीं ना कहीं मोहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर के सांसद हैं उनको लेकर था। तो फिर जिस तरीके से दोनों ही नेता यानी अखिलेश यादव और आजम खान एक ही वाहन में सवार होने के बाद आजम खान के घर पहुंचे और लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और दोनों ही एक ही घर में मौजूद हैं और मीडिया से भी मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बाहर लोगों में कैसा माहौल है, खासकर उनके चाहने वालों में? देखिए, जिस तरीके से 23 महीने 5 दिन के बाद आजम खान सीतापुर की जेल से रामपुर पहुंचे तो इस बीच में जो उनकी गली सूनी रहा करती थी, आज समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं जो आजम खान के समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में इस गली में नजर आए। जो सत्ता के दौरान जिस तरीके से आजम खान का जलवा रहा करता था या जब आजम खान रामपुर में होते थे तो उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन एक बार फिर से 23 महीने के बाद उसी तरीके का नजारा रामपुर में देखने को मिल रहा है, आजम खान की गली में देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजस्सिम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम अहम जानकारी देने के लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरदार वापसी की तैयारी में है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली महासंकल्प रैली के जरिए मायावती अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। ये रैली बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 5 लाख से अधिक समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाली इस महासंकल्प रैली के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शहर भर में होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। लंबे समय बाद इस महारैली के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी की ताकत और संगठनात्मक क्षमता दिखाने के साथ विपक्ष को सियासी संदेश देंगी। समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इस रैली को संबोधित करेंगी और एक लंबे अंतराल के बाद ये रैली होने जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये रैली अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। 2012 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथों से गई, उसके बाद से लेकर आज तक का जो दौर है मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो कुछ खास नहीं रहा है। अगर वर्तमान की बात करें तो सिर्फ एक विधायक उत्तर प्रदेश में मायावती का बहुजन समाज पार्टी से है। इसके अलावा सांसदों की बात करें तो पार्टी खाली हाथ है।
कांसीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा दिन रहने वाला है और कहीं न कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अभी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये तमाम वो कार्यकर्ता जो पार्टी से निराश होकर साथ छोड़ गए हैं, हो सकता है कि उनकी वापसी हो सकता है कि उनका मन बदले, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का मानना है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों की, तो जो वोट बैंक मायावती का छिटक कर इनके साथ चला गया था, कहीं न कहीं मायावती की निगाह इस बात पर भी होगी कि इस वोट बैंक को वापस लाया जाए और अगर ऐसा करने में बहुजन समाज पार्टी सफल होती है तो 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है वो काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर मायावती अपना खोया वोट बैंक पाती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा। हाल के दिनों में अगर हम राजनीति की बात करें तो जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर को आगे बढ़ा रही है, विरासत की राजनीति कर रही है, उसको लेकर भी मायावती ने निशाना साधा है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर के वसूलों के खिलाफ रही हैं, उनकी जो सोच रही है उसके खिलाफ रही है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते समाजवादी पार्टी अब उनको बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से अपने आप को सहमति जता रही है। मायावती को ये लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा रिवाइव करना है, पार्टी को दोबारा से उठाना है तो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आना होगा और आगे से नेतृत्व करना होगा। भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने जिम्मेदारी जरूर दी है, लेकिन आज भी पार्टी का प्रमुख चेहरा मायावती ही है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज, लखनऊ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां अमरोहा में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया। इस दौड़ में महिला सिपाही और रिक्रूटों ने प्रतिभाग लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर मिनी स्टेडियम जाकर यह संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने रन फॉर एम्पावरमेंट में प्रतिभागी सिपाहियों के साथ दौड़ लगाई। 4 किलोमीटर की दौड़ हुई। इसमें प्रथम स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान आने पर महिला सिपाहियों को इनाम दिया गया। रिक्रूट में स्थान पाने पर उन्हें भी इनाम दिया गया। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रन फॉर एम्पावरमेंट दौड़ का शुभारंभ अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने हरी झंडी दिखाकर किया। पूरी दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया और पुलिस कर्मियों को मोटिवेट किया। इस दौड़ में महिला अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। ये दौड़ अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर गांधी मूर्ति चौराहे पर मिनी स्टेडियम पर समाप्त हुई। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल हिंडन एयरबेस पर 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर वायु योद्धाओं को उन्होंने संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए उन्होंने वायु योद्धाओं से भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वायुसेना की योजना नवीन, व्यवहारिक और अनुकरणीय होनी चाहिए और इसका प्रशिक्षण जैसे हम लड़ते हैं वैसे ही प्रशिक्षण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा प्रदर्शन हमें पेशेवर गौरव से भर देता है। हमने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि कैसे कुछ ही दिनों में सैन्य परिणामों को आकार देने में वायु शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को सावधानी पूर्वक योजना, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धियों का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्रीय चेतना में आक्रामक हवाई कार्रवाई को उचित स्थान दिलाया। Our performance in Operation Sindoor fills us with professional pride. We proved to the world how air power can be effectively used in shaping military outcomes in just a few days. India's bold and precise attacks restored the rightful place of offensive air action in the national consciousness. Our robust air defense architecture and offensive employment of long-range surface-to-air missile systems limited the adversary's freedom to operate and ensured safety of our vital assets. The outstanding performance of indigenously developed and integrated weapons
which delivered precise and devastating blows deep inside enemy territory, vindicates our faith in homegrown capabilities. गन्ना कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए डीसीएम श्रीराम शुगर समूह की लोनी इकाई में आज बृहद कृषि यंत्र सेवा और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सानिया छाबड़ा, मुख्य विकास अधिकारी हरदोई और अंकित तिवारी, उप जिलाधिकारी शाहाबाद द्वारा किया गया। श्रीमती छाबड़ा ने इस मौके पर किसानों की आय बढ़ाने और लागत को कम करने में गन्ने की खेती में यंत्रीकरण को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि कृषकों में यंत्रीकरण के लिए जागरूकता हो सके। कन्नौज के छिबरामऊ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के संगठन मंत्री अमन यादव के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे। टेंट पंडाल में दरी बिछाकर सभी किसान धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ चौकियों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए ज्ञापन दिया था। भारतीय किसान में भानु सदैव प्रशासन के साथ मिलकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करती रही है, परंतु छिबरामऊ कोतवाली और उसके अंतर्गत आने वाले कुछ चौकियों पर तैनात अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के भ्रष्ट प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र के किसान गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलन का ऐलान किया गया है और तभी से पदाधिकारी पर फर्जी मुकदमों की कार्रवाई कर संगठन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु वह लगातार तत्पर हैं, लेकिन कार्रवाई के चलते किसान वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। पीलीभीत की बीसलपुर तहसील के रसिया खानपुर गांव में पिछले 24 घंटों में बुखार से 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। 200 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद है। निवासियों का कहना है कि व्यवस्था इन मौतों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। एसडीएम ने दोपहर स्थिति का जायजा लेने के लिए खानपुर पहुंचे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। हाल ही में हुई बारिश और जिले में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बाद बीसलपुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ आ गई, जिसमें खानपुर गांव भी शामिल है। बाढ़ के वापस आने के साथ ही संक्रमण तेजी से फैला और बीमारियां फैलने लगी। मैनपुरी जनपद के भोगांव थाना पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 17 चोरी के फोन बरामद हुए हैं। उस पर जानलेवा हमला, चोरी सहित करीब 9 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। भोगांव निवासी अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 17 मोबाइल फोन बरामद हुए। ये मोबाइल उसने दिल्ली और जनपद में अलग अलग स्थानों से चोरी किए थे। वो दिल्ली में चोरी की घटनाएं अंजाम देता था। लाहौरी गेट और बसंत कुंज थाने में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। यूपी के कौशाम्बी जिले के सैनी थाना पुलिस ने गैंगरेप का झूठा आरोप लगाने के मामले में महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि मामला गैंगरेप का नहीं बल्कि जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। दरअसल सैनी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने एसपी से मिलकर शिकायत दी थी कि कुछ लोगों ने 4 पहिया वाहन से आकर उसके साथ गैंगरेप किया। मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि मामला पूरी तरह झूठा है और महिला ने जिला पंचायत सदस्य के साथ मिलकर जमीनी रंजिश में गैंगरेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। सैनी पुलिस ने महिला हीरामनी, मोहम्मद हसन, शेरू और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के फतेहपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी टोल प्लाजा के पास एक भीषण हादसा हुआ। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही तेज रफ्तार बोलेरो टायर फटने से अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद टोल प्लाजा कर्मियों ने प्रयास करते हुए फंसे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि टायर फटने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ढवारसी में पीड़ित ने दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि भूमि पर दबंग कब्जा कर रहे थे। उसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस ने शिकायत पत्र लेने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है लेकिन रात के अंधेरे में अधिकारियों की मिलीभगत से दबंगों ने किसान की भूमि पर कब्जा कर लिया। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मऊ माफी में एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने जब जहर खाया तब उसके नाती ने देख लिया कि उसने जहर खाया है और बैंगनी रंग की सीसी की दवाई पी ली। महिला की जब हालत बिगड़ी तो परिजन महिला को अस्पताल ले आए। हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर कर दिया गया। महिला को झांसी जाते समय रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की पुत्री का आरोप है कि जमीन को लेकर विपक्षियों से विवाद चल रहा था। इसके एवज में उन्होंने लेखपाल मयंक कानूनगो को 1,20,000 रुपए दिए थे। विपक्षी लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। लेखपाल महिला के पैसे लेने के बाद भी कार्य नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसने जहर खा लिया। बरेली जनपद के थाना भमौरा पुलिस ने छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई में आरोपी के पास एक अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस तथा एक जोड़ी सोने के कुंडल बरामद हुए हैं। थाना भमौरा क्षेत्र में 4 अक्टूबर को टहल रही एक महिला के कानों से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुंडल छीन लिए गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टीम को बदमाश के पीछे लगाया गया जिसमें कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में तेज रफ्तार BMW सवार कार ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली बुजुर्ग मां बाल बाल बच गई। पीड़ित ने बताया कि BMW सवार ने नशे की हालत में जोरदार टक्कर मारी। अगर कोई गाड़ी में सवार होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले में गुडम्बा पुलिस से अपनी शिकायत की है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। STF ने लखनऊ के किराए पर हत्या करने वाले कुख्यात और पंजीकृत शुभम रावत उर्फ मोनू गैंग के 3 अपराधियों को बाराबंकी से गिरफ्तार किया है। ये अपराधी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तारी किए गए अपराधी उस समय पकड़े गए जब वो बाराबंकी में सफेदाबाद क्रॉसिंग के पास धमसारी के नज़दीक असलहा तस्कर से मिल रहे थे। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। पीलीभीत जनपद की कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बालूपुर पट्टी की रहने वाली 51 वर्षीय अर्धविक्षिप्त महिला की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने वहां के लोगों को हिलाकर रख दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। मृतक महिला के शव का पंचनामा किया गया। जानकारी के अनुसार थाना जहानाबाद क्षेत्र की ललौरी खेड़ा पुलिस के पास 51 वर्षीय पार्वती पत्नी नथुलाल कश्यप की ट्रेन से कटकर मौत हो गई।
पार्वती के शव का पंचायतनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन से कटी महिला पार्वती देवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पुलिस जांच में जुट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।